एमए के सिलेबस में लगे हुए एक छोटे से टॉपिक पर कुछ बोल दूं और फिर उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूं ताकि इस अवकाश के क्षण में भी उन्हें लाभ हो सके और मेरा भी कहीं न कहीं सदुपयोग हो सके। दोस्तों, एमए के दूसरे सेमेस्टर में आगे की एक कविता लगी हुई है, असाध्य वीणा। मैं उसके बारे में बहुत संक्षेप में अपने छात्र छात्राओं के लिए बताना चाहता हूं। सबसे पहले इसके शीर्षक पर बात कर लूं कि चीन के सम्राट के दरबार में एक वीणा रखी हुई है जो वर्षों से किसी के द्वारा बजाई नहीं गई और वह असाध्य वीणा के रूप में विख्यात हो गई। इस कविता के पीछे एक जापानी कथानक है। यह कविता टेमिंग ऑफ द हार्प शीर्षक एक लोक कथा से ली गई है, जिसमें इस बात की चिंता की गई है कि आखिर इतनी लंबी कविता का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले अगे ने जब फ्रांस में वहां एक मठ में पियरे द क्विर जब वे गए थे तो इस कविता के बारे में दिमाग में बात आई थी और 1961 के आसपास अल्मोड़ा में बैठकर 14 दिनों में इन्होंने इस कविता को लिख डाला था। यह कविता व्यक्तित्व निर्माण की कविता है, अपने आप को तलाशने की कविता है। आगे कहते हैं कि हम अपने जीवन में बाहर की वीणा को तो बजा लेते हैं, लेकिन भीतर की वीणा कहीं न कहीं असाध्य रह जाती है। इसी असाध्य वीणा को कहीं न कहीं मुखरित करने के लिए इस कविता को लिखा गया। इसलिए जब भी इस कविता को पढ़ें, कथानक चाहे जो भी हो, इस बात को समझने की कोशिश करें कि हर आदमी के भीतर भी एक वीणा है जो किसी न किसी रूप में असाध्य हो गई है और असाध्य होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह है हमारा अहंकार। कथा कुछ इस प्रकार है कि राजा ने अपने पूरे साम्राज्य में आह्वान किया कि जो भी इस वीणा को बजा देगा उसे मुंहमांगा इनाम दिया जाएगा। बहुत सारे वीणा के कलाकार आए, लेकिन कोई भी इस वीणा को बजा नहीं पाए। वीणा टस से मस नहीं हो सकी। राजा ने सोचा कि अरे, सचमुच यह वीणा असाध्य है क्या? एक दिन जंगल से एक केशकम्बली आया और उसने वीणा से राजा से इसे बजाने का निवेदन किया। थोड़ी देर के लिए राजा को ऐसा लगा कि अरे, बड़े बड़े हार गए तो ये क्या कर पाएगा। लेकिन उसकी बातों को ध्यान से देखें, जितने भी लोग आए थे उन लोगों ने कहा था कि मैं बजा दूंगा, लेकिन उस केशकम्बली ने कहा, राजन, मैं प्रयास कर सकता हूं। छात्रों, बस यही इस पंक्ति में तुम चाहो तो तुम्हें उत्तर मिल सकता है। बजा दूंगा में अहंकार का भाव था और प्रयास कर सकता हूं में विनम्रता का भाव है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए विनम्रता पहली सीढ़ी होती है। राजा के आह्वान पर वीणा को मंगाया जाता है। केशकम्बली अपनी चादर को, अपनी कंबल को बिछा देता है और दूर रखी हुई उस वीणा को नजरों से कुछ इस तरह दुलवा देता है मानो कोई दूर रखे हुए शिशु को, कोई पालने पर रखे हुए शिशु को दूर से ही मां अपने नजरों से उसे दुलवा देती है।
इस कविता को समझने के लिए एक सूत्र मैं दे रहा हूं, और वह है आसक्त अनासक्ति और अनासक्त आसक्ति, अटैच्ड डिटैचमेंट और डिटैच्ड अटैचमेंट। आगे कहते हैं कि हम इस जीवन में रहते रहते किसी चीज से इतने आसक्त हो जाते हैं कि अनासक्त होने की उससे इच्छा नहीं होती, और कभी कभी किसी चीज से हम जितने अनासक्त रहते हैं, लेकिन अनासक्त रहते हुए भी कहीं ना कहीं भीतर में आसक्ति का भाव पालते रहते हैं। इसलिए अगर सफलता चाहते हैं तो आसक्त रहते हुए भी अनासक्ति का भाव पालें, और अनासक्त रहते हुए भी आसक्ति का कहीं न कहीं भाव अपने दिलों में जागृत रखें। यह है इस कविता को समझने के लिए, ठीक उसी तरह जिस तरह की मुक्तिबोध के अंधेरे में को समझने के लिए ज्ञानात्मक संवेदन और संवेदनात्मक ज्ञान को समझना जरूरी था, ठीक उसी तरह इस कविता को समझने के लिए अनासक्त आसक्ति और आसक्त अनासक्ति के भाव को समझना जरूरी होगा। वीणा रख दी जाती है, केशकंबली वीणा को उठाकर अपनी गोद में रख देता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई मां शिशु को अपनी गोद में रखती है और फिर उसके माथे पर, उसके तारों पर अपने माथे को टेक देता है। वहां बैठी हुई जनता, राजा रानी सभी सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि अरे वीणा बिल्कुल असाध्य है क्या? केशकंबली सो रहा है क्या? केशकंबली कहता है नहीं, मैं सो नहीं रहा था, मैं वीणा के तारों के माध्यम से अपने आप को सौंप रहा था। छात्रों, यह जो अपने आप को सौंपने का जो भाव है, यह जो स्वयं के सरेंडर करने का जो भाव है, यह सफलता की दूसरी शर्त है। जिस चीज को भी तुम जीवन में पाना चाहते हो, उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर दो। उस निविड़ सन्नाटे में, उस सघन सन्नाटे में कहीं न कहीं केशकंबली वीणा के तारों के माध्यम से अपने आप को शोधित कर रहा था। वीणा एक बाहर की भी है और एक वीणा भीतर की भी है। बाहर की वीणा तो हम रोज बजाते हैं, लेकिन भीतर की वीणा असाध्य रह जाती है। यह भीतर की वीणा कहीं न कहीं हमें कविता की दुनिया में आध्यात्मिकता से जोड़ती है। यह जो अध्यात्म है, जिसके लिए हमें अंदर की यात्रा करनी होगी। आगे कहते हैं कि हम प्रतिदिन बाहर की यात्रा करते हैं, इस भौतिक संसार में लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, सांसारिक वातावरण में, परिवेश में रहते हैं, लेकिन भीतर की यात्रा नहीं कर पाने के कारण अपने भीतर की उस दुनिया को समझ नहीं पाते, अपने भीतर के उस कर्म को, अपने भीतर की उस महत्ता को समझ नहीं पाते। परिणाम यह होता है कि यह वीणा हमारे लिए असाध्य हो जाती है, जिसकी पहली शर्त विनम्रता है, दूसरी शर्त वह कहीं न कहीं उसके प्रति समर्पण भाव है। वीणा बज जाती है, वहां सारे लोगों को वह नमस्कार करता है, राजा को, रानी को, उत्तर दिशा को, दक्षिण दिशा को, उस आदि धातु के तारों को जिसके पत्थरों से वीणा का निर्माण हुआ था, उस आदि वृक्ष को नमस्कार करता है जिसके तना को काटकर उस वीणा का निर्माण हुआ था। यानी समूह के प्रति आभार व्यक्त करना भी यह कहीं न कहीं हमारे व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी पहचान है। और जब वीणा बज जाती है तो वीणा का झंकृत होना कहीं न कहीं उस ब्रह्म का झंकृत होना है। इसका अर्थ यह हुआ कि वीणा बाहरी नहीं बल्कि भीतरी थी। सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पर उसका आनंद लिया, उसका रसास्वादन किया। किसी को युद्ध का उद्घोष सुनाई पड़ा तो किसी को सोने की खनक सुनाई पड़ी। किसी ने उसे वर्षों से रखे हुए बटोली में अन्न की खुदबुद सुनाई पड़ी तो किसी को पायल की छमक सुनाई पड़ी।
इसका मतलब यह है कि टी.एस. इलियट जो कहता है कि एवरी मैन इज ए क्वेयर फिश, एवरी मैन हैज अ डिफरेंट इंडिविजुअल कैपेसिटी, और उसको अगेन ने जो कहा था कि द पर्सनालिटी ऑफ ए मैन इज मेड बाय टू थिंग्स, व्हाट इज वंस ओन कैपेसिटी एंड द सेकेंड वन व्हाट इज द गिफ्ट ऑफ ट्रेडिशन। व्यक्तित्व का निर्माण हमारे जीवन में दो तत्वों से होता है। पहला तत्व है कि हमारी वैयक्तिक क्षमता क्या है, और दूसरा कि हम परंपरा से उसके अवदानों को, विरासत से, अपने पुरखों से, अपने संस्कृति से, अपनी परंपरा से हम उसके अवदान को, उसके दाय को लेते किस प्रकार है। और जैसे ही इन दोनों चीजों को मिलाते हैं हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। हर आदमी की क्षमता अलग अलग होती है। जो इसके पहले जो बजाने वाले आए थे उनकी क्षमता अलग थी, केश कमली की क्षमता अलग है, हमारी क्षमता अलग है, आपकी क्षमता अलग है। इसलिए पहले जरूरी है कि हम अपनी क्षमता को पहचानें, विरासत के प्रति, परंपरा के प्रति, पुरखों के प्रति, संस्कृति के प्रति हम एक सम्मान का भाव रखें, उसके दाय को स्वीकारें, और तब फिर अपने दोनों को जीवन में मिलाएं। इसीलिए राजा ने कहा, वाह, रानी ने अपनी सतलड़ी माला प्रस्तुत कर दी। वहां बैठी हुई जनता ने धन्य धन्य स्वरजीत, साधु साधु, न जाने कैसे कैसे संबोधनों को दिया, लेकिन केशकमली ने किसी का कुछ नहीं लिया। राजा की खुली हुई बाहें खुली रह गई। राजा ने आसन छोड़ दिया। रानी ने उसे कहा कि मैं अब इसी एक प्यार को साधूंगी, और राजा ने तो यहां तक कह दिया कि इस वीणा को बजाने का श्रेय आप ही को है। तब केशकमली ने क्या कहा, छात्रों, जो कुछ कहा वह इस कविता का निचोड़ है, वह बिंदु है जहां से खड़े होने पर, देखने पर पूरी की पूरी कविता प्रकाशित होती हुई नजर आती है। मैं जो अभी कुछ कहने जा रहा हूं, 2-3 पंक्तियां, यह इस कविता का वह आलोक बिंदु है जहां से पूरी की पूरी कविता आलोकित होती हुई दिखाई पड़ेगी। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो खो गया था स्वयं शून्य में। इसलिए राजन, जो सुना आपने वह मेरा नहीं था, न इस वीणा का था, न आपका था, न रानी का था। वह तो सब कुछ की तत्ता थी जो सब में अनाप्त, अप्रमेय बनकर गाते रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम बाहर की यात्रा तो कर लेते हैं मित्रों, लेकिन भीतर के उस झंकार को, भीतर की उस यात्रा को नहीं कर पाते, और तब हमारे भीतर की वीणा असाध्य हो जाती है। इसलिए इस कविता को समझने के लिए 3 पड़ाव है। पहली शर्त है विनम्रता, दूसरी शर्त है अपने अतीत के उन अवदानों के प्रति सम्मान का भाव, तीसरी शर्त है बिना किसी प्रतिदान के स्वयं को जो देने का भाव है। होता यह है कि एक छोटी सी चीज भी हमारे जीवन में घटित होती है तो हम प्रतिदान के रूप में कुछ न कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। केशकमली ने कुछ नहीं लिया। राजन को कहा कि राजन, जो श्रेय मुझे देना चाहते हैं इसका श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए, और मैं इसका श्रेय लेना भी नहीं चाहता। श्रेय नहीं कुछ मेरा, इट्स नॉट माई क्रेडिट। इसलिए बिना किसी प्रतिदान के स्वयं को समाज में विसर्जित कर देने का जो भाव है, यही वह पड़ाव है जहां आपके भीतर की वीणा झंकृत हो जाती है। इसलिए पहली शर्त है विनम्रता, दूसरी शर्त है परंपरा और संस्कृति के प्रति, विरासत के प्रति कहीं न कहीं एक सम्मान का भाव, तीसरा शर्त
तीसरी शर्त समर्पण का भाव, और चौथी कि बिना कुछ उपहार में लिए हुए, प्रतिदान में लिए हुए, जीवन में अपने आप को समाज में जो समर्पित कर देने का भाव है, यही इस कविता का निचोड़ है। इस छुट्टी के समय आप इस छोटे से वीडियो को सुने, और अगर इस ट्रैक पर आए हुए प्रश्न को, मेरे द्वारा सुझाए गए उत्तरों को अगर आप लिखेंगे, तो मुझे लगता है कि इस अवकाश का लाभ भी मिलेगा, और मैं घर में बैठे बैठे अपने छात्र और छात्राओं को कुछ पढ़ाने के लिए अपने आप को खुशनसीब समझूंगा, और मैं ऐसा मानूंगा कि मैंने आपके उस एकेडमिक लॉस को कहीं न कहीं पूरा करने का प्रयास किया। धन्यवाद।